क्या आप स्टॉक मार्केट में यानी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं? आपको कोई किसी शेयर ब्रोकर आपके पास आकर कोई विज़िट कर गया हो, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के लिए आपको कह रहा हो, या आप भी सोच रहे हो कि कुछ पैसे जमा भी हो जाए और कुछ उस पर प्रॉफिट भी मिले। तो शेयर बाज़ार में पैसे लगाना और शेयर ख़रीदना, शेयर की ट्रेडिंग करना, ये इस्लाम के अकॉर्डिंग कैसा है? बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो चलिए आखिर तक देखते रहिए तफसील के साथ इसका जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कारोबार करने के जितने तरीक़े इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा तरीक़ा स्टॉक मार्केट का यानी शेयर बाज़ार का तरीक़ा है। शेयर बाज़ार में बड़ी कंपनी में छोटी छोटी रकम के ज़रिए से बहुत सारे लोग पार्टनर बनते हैं। शेयर ख़रीदना, इसका मतलब किसी कंपनी में पार्टनर बनना है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कारोबार छोटे छोटे होते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए लोग खुद ही कारोबार कर लेते थे या एक दो दोस्त, एक दो रिश्तेदार मिलकर पार्टनरशिप करके काम चला लेते थे। लेकिन पिछले कुछ दौर से हम देखते हैं, पिछली कुछ सदियों से कारोबार मल्टी लेवल पर होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े कारखाने वजूद में आने लगे, जिसके लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया है और मैं 100 करोड़ एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, इसमें लगा दूँ, ये मेरे लिए बेहतर नहीं होता है। इसके बजाय मैं 10 करोड़ इसमें लगाऊँ, 10 करोड़ दूसरे बिज़नेस में और 20-20 करोड़ किसी और बिज़नेस में। तो अगर एक बिज़नेस मेरा फ्लॉप हो जाए तो बाकी 4 बिज़नेस मेरे और है जो रनिंग के साथ चल रहे। तो ये बिज़नेसमैन लोगों की सोच होती है। इस सोच के साथ हर बंदा अपने सारे कैपिटल एक कारोबार में लगाना नहीं चाहता। तो इस तरह बड़े बड़े कारोबार को, बड़े बड़े बिज़नेस को ज़रूरत पड़ी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे कैपिटल की, बहुत सारे लोग पार्टनर बनाने की। तो इस तरीके से शेयर बाज़ार का और स्टॉक मार्केट का निज़ाम वजूद में आया और लोग इस तरह से एक कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। अब जब ये नया सिस्टम कारोबार का डेवलप हुआ और मार्केट में आया, उलमाए किराम ने उसको देखा, परखा। उलमाए किराम ने डिटेल अंदर जाकर भी देखी कि किस तरीके से ये बिज़नेस होता है और शेयर की जो ट्रेडिंग होती है, उसके ट्रेडिंग के जो तरीक़े हैं, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट की, इन सब को बहुत तफसील के साथ देखा। और उसके बाद उलमाए किराम ने इस्लाम के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होगा और उसकी क्या तफसील होगी, वो डिटेल के साथ बताई। तो नाज़रीन, हम आपको आज बताने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में एक मुसलमान कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में यानी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि मैं किसी कंपनी का पार्टनर बन रहा हूँ। और एक मुसलमान के लिए इस्लाम ने कारोबार करने के लिए कुछ शर्तें रखी हुई है, कुछ उसूल बतलाए हैं। कारोबार करने को मना नहीं कहा, बड़े से बड़ा कारोबार करने को मना नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसे उसूल बतलाए हैं जिन उसूल के नतीजे में इंसान बना रहता है और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ऐसे उसूल कारोबार के उसको बतलाए हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर बाज़ार में पैसा लगाने के लिए भी उन उसूल को ध्यान में रखना और उन पाबंदियों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जो इस्लाम ने बतलाई हैं। तो इसलिए कुछ शर्तें हैं,
इन शर्तों की पाबंदी और इन शर्तों पर अमल करने से एक मुसलमान बंदा स्टॉक मार्केट में और शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी शर्त आप छोड़ देते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट करना सही नहीं है, उस पर आया हुआ प्रॉफिट और उसकी कमाई सही नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान के साथ शर्तें सुनिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, हम आपको एडवाइस नहीं करते कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये एडविजिबल नहीं है, हम उसको सलाह नहीं देते। हाँ, कोई करना ही चाहता है तो उसके लिए हम शर्तें बताते हैं, वरना हमारा मशवरा यही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना किया जाए। स्टॉक मार्केट में कारोबार करने की बजाय आप खुद फिज़िकल कारोबार करें, या पार्टनरशिप करनी है तो आप अपने छोटे छोटे कारोबार में अपने एतबार से अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने पहचानने वाले लोगों के साथ इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो लोग शरीयत के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रॉफिट कमा कर दे सके। वरना ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई भी हो, इसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं इनमें इन्वेस्ट करने में चाहे आप शर्तों की पाबंदी के साथ करते हैं फिर भी बेहतर तो नहीं है। खैर, तो शर्तों की पाबंदी के साथ अगर किसी को करना है तो कर सकता है, अगर शर्तों की पाबंदी नहीं होती तो ये सही नहीं है। मैं इसलिए बार बार इन शर्तों की और कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको हम शर्त के साथ कोई मसला बताते हैं कि भाई ये मसला आपको इस शर्त के साथ ये जायज़ है, तो वो शर्त उड़ा देते हैं और डायरेक्ट से जायज़ कहना शुरू कर देते हैं। खुद भी उसको जायज़ कहते हुए करते हैं और दूसरों को भी हमारे नाम से चलाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कंडीशंस और शर्तों का लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि इन शर्तों की पाबंदी के साथ ही जायज़ है। एक भी शर्त अगर आप नहीं अपनाते तो ये जायज़ नहीं है, उस पर जो आएगी अर्निंग वो हलाल नहीं होगी, वो सही नहीं होगी। तो चलिए अब शर्तों की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो शर्तें हैं, इनमें सबसे पहली बात यह है कि जो भी कंपनी है, कंपनी का कारोबार बुनियादी तौर पर सूद का या किसी भी हराम चीज़ का ना हो। कंपनी का कारोबार जो है वो हलाल चीज़ का होना चाहिए। जिस कंपनी का कारोबार बुनियादी तौर पर हराम का है, जिस कंपनी में काम ही हराम चीज़ का होता है, उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, इस्लाम के अकॉर्डिंग ये काम ही सही नहीं है, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के शेयर ख़रीदना ये जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी है और शुगर फैक्ट्री है, लिकर प्रोडक्ट बनाने वाली शराब की फैक्ट्रियां हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ है और सुअर या किसी भी हराम गोश्त को बेचने वाली कंपनियां हैं, या इसी तरह से वेपन्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो हथियार बनाती है। इसलिए कि आजकल हथियार ज़्यादातर लोग गलत इस्तेमाल के लिए रखते हैं और उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वेपन्स बनाने की कंपनियों के शेयर ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह से अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां हैं। तो ये सब वो कंपनियां हैं कि जिनका कारोबार बुनियादी तौर पर हलाल का नहीं है, ये कारोबार ही हराम है। उसमें उसके शेयर ख़रीदने का मतलब ये होता है कि आप खुद वो कारोबार करते हैं। अब एक मुसलमान कैसे शराब का कारोबार कर सकता है, कैसे सुअर का या किसी हराम जानवर का गोश्त बेच सकता है, कैसे एक मुसलमान फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकता है। तो इनके शेयर ख़रीदना भी ऐसा ही है। इसलिए पहली शर्त यह है कि कंपनी का जो है कारोबार बुनियादी तौर पर हलाल चीज़ का हो, हराम चीज़ का ना हो। दूसरी शर्त जो है कि कारोबार तो कंपनी का हलाल है, उसका कामकाज हलाल है। जैसे कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं, जूते बनाने वाली कंपनियां हैं, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, इसी तरीके से ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। इस तरीके को काम तो हलाल का है, लेकिन कंपनी जो है अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरी सूदी कंपनी में भी करती है, और थोड़ा सा इन्वेस्ट उसने इंश्योरेंस कंपनी में भी किया हुआ है, थोड़ा सा इन्वेस्ट उसने फ़लानी कंपनी में भी किया हुआ है। कंपनी वाले जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके रखते हैं।
तो कंपनी तो हलाल काम की है, लेकिन उसका इन्वेस्ट तो थोड़ा सा किसी गलत कारोबार में भी है। तो उस वक़्त देखना होगा आपको कि कंपनी का जो दूसरे गलत कामों में इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी के टोटल वैल्यू का 33% से कम होना चाहिए, अंडर 33% होना चाहिए। 33% से ऊपर होगा तो फिर सही नहीं है। चाहे कंपनी हलाल काम की है, कंपनी है जैसे बाटा की जूते बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अगर बाटा ने अपना जो है कुछ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों में या इसी तरीके से बैंकिंग में किया हुआ है और आपने चेक किया तो आपको पता चला कि कंपनी का 40% जो है ये इंश्योरेंस और बैंकिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है और 60% में ये जूते वगैरह का काम करते हैं, तो फिर इसके शेयर ख़रीदना सही नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है बाटा का, बाटा की हकीकत क्या है मुझे पता नहीं है। तो दूसरी शर्त यह है कि कंपनी चाहे हलाल काम की हो, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अगर किसी गलत चीज़ में हो रहा है तो मेक श्योर करें, आपको देखना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट 33% से कम होना चाहिए। 33% से ज़्यादा होगा तो उस कंपनी का शेयर ख़रीदना सही नहीं होगा। हाँ, 33% से कम है, चाहे बैंकिंग में किया हुआ है, इंश्योरेंस में किया या किसी ऐसी और किसी कंपनी में किया हुआ है, 33% से कम है तो वो जायज़ है, इतना चल जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हलाल कंपनी ने, जायज़ कारोबार कंपनी वाले कंपनी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किसी गलत काम में किया है थोड़ा सा, जो 33% से कम होना चाहिए, दूसरी शर्त में जो हमने बतलाया, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, इस जो गलत कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है थोड़ा सा, उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट कंपनी के टोटल प्रॉफिट के 5% से कम होना चाहिए। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमने बाटा की एग्जांपल ली थी कि बाटा कंपनी ने अपने बाटा की जो चप्पल वगैरह बनाती है उसके शेयर मार्केट में रखे हुए हैं। फिर अब मुझे इसके शेयर ख़रीदने थे तो मैंने चेक किया तो पता चला कि जो है कि बाटा ने 20% अपना इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी में या बैंकिंग में या इस किस्म की जो है शुगर फैक्ट्री में, अल्कोहल फैक्ट्री में 20% अपना इन्वेस्ट उसमें किया है। तो फिर मैंने चेक किया कि बाटा के जो चप्पल बनाने की जो कंपनी है उसका प्रॉफिट जो आ रहा है, तो प्रॉफिट को मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके या उसके एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट को ज़रा डिटेल से चेक किया तो पता चला कि 20% जो उसका इन्वेस्टमेंट दूसरे बाहर हो रहा है उसका प्रॉफिट जो है वो टोटल प्रॉफिट का 6% है। तो अब मेरे लिए इस बाटा के शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं होगा। बाहर जो उसने इन्वेस्ट किया है जूतों के अलावा गलत कामों में, यानी सूद वाली कंपनियों में, बैंकिंग कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनी में, अल्कोहल कंपनी में, जो उसने बाहर इन्वेस्ट किया है वो अगर 5% से कम हो रहा है, मैंने चेक किया तो पता चला कि 4% ही प्रॉफिट उसका आ रहा है, तो फिर अब मेरे लिए बाटा के शेयर ख़रीदना सही होगा। तो जो लोग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में कारोबार, उनको ये सब चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल कोई कारोबार करते हैं, हम दुकान लगाते हैं तो सारी चीज़ों की तहकीक करते हैं, माल सही है कि नहीं चेक करते हैं, उसके बाद हम ख़रीदते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में कारोबार करना है तो आपको शुरुआत में ये मुश्किल लगेगी शर्तें, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे और इस तरह से सही तौर पर करना शुरू करेंगे तो मुश्किल नहीं है, आसान है। चौथी शर्त जो है, बहुत सारी कंपनियों का ऐसा काम होता है कि ज़रूरत पड़ती है तो कंपनियां जो है बैंकों से या किसी बड़ी फाइनेंस कंपनी से सूद पर कर्ज़ा लेती है। नया प्रोजेक्ट डालना है, वर्कर्स की सैलरी बाकी है या कोई लॉस हो गया है, उस लॉस को कम करने के लिए किसी न किसी वजह से जो है कंपनियां सूद हासिल करती है बैंकों से या फाइनेंस कंपनियों से। तो उस वक़्त आपको देखना होगा कि अगर जिस कंपनी के आप शेयर ले रहे हैं, जिस कंपनी के आप शेयर ख़रीद रहे हैं,
उसका इन्वेस्टमेंट, उसने जो सूद लिया है दूसरी कंपनियों से, जो सूद लिया है, अगर वो सूद उसकी टोटल वैल्यू के 33% से ज़्यादा है तो फिर आप इस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। उसने जो सूद पर पैसा लिया हुआ है अपना कारोबार चलाने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, वो पैसा कंपनी के टोटल वैल्यू का 33% से कम होना चाहिए। जैसे 200 करोड़ की कंपनी है तो उसने जो सूद लिया है वो 30-40 करोड़ तक ही होना चाहिए। वो अगर 60 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 66 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो अब जो है इस कंपनी के शेयर ख़रीदना ये जायज़ नहीं होगा। तो ये चौथी शर्त है। बहुत सारी कंपनियां सूद पर पैसा ले लेती है, ज़रूरत पड़ती है तो सूद से पैसा हासिल कर लेती हैं। और पांचवी शर्त यह है कि जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस कंपनी का कुछ इन्वेस्टमेंट गलत चीज़ों में भी है, जैसा कि ऊपर की शर्त में आया, तो इतना % अपने मुनाफे में से निकाल कर आपको जो है सदका कर देना पड़ेगा। जैसे हमने तीसरे नंबर की शर्त में देखा कि कंपनी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट गलत कामों में किया हुआ था, वो गलत कामों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 5% से कम होना चाहिए। ये बात तीसरे नंबर की शर्त में हमने कही थी। तो ये जो 5% से कम प्रॉफिट आ रहा है गलत कामों का, जैसे बाटा की एग्जांपल दी थी, तो 4% प्रॉफिट उसका गलत कामों में से आ रहा है, तो मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है, मुझे जो कंपनी का प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें 4% गलत कामों का फ़ायदा है। 4% नफ़ा और प्रॉफिट जो है गलत कामों का है। तो मेरे में जितना फ़ायदा हुआ है, मुझे जितना डिविडेंड मिल रहा है, उसमें से 4% जो है वो मुझे निकाल कर सदका कर देना पड़ेगा। ये मेरे लिए हलाल नहीं है। तो ये 5 शर्तें हुई। उसके बाद कुछ बातें जो है ये भी है कि इस शेयर की ज़कात किस तरह से निकालनी है, क्या वैल्यू गिनी जाएगी, इसी तरीके से फ्यूचर सेल करना कैसा है और इंट्राडे ट्रेडिंग करना कैसा है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवालात हैं। इसके जवाबात इंशाल्लाह इस सिलसिले का जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम तफसील के साथ देंगे। अल्लाह जल्ल शानु हमें हलाल पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Mm-hmm.